हे गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो उत्तराखंड जी के रिवीजन महाकुंभ क्लास पार्ट 67 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, लास्ट जो क्लास आई थी उत्तराखंड जी के रिवीजन महाकुंभ की, उसमें हमने उत्तराखंड में जो सड़क परिवहन है उसको देखा था, सड़क परिवहन का इतिहास भी देखा था। आज की क्लास में हम देखेंगे उत्तराखंड में रेलवे का क्या इतिहास रहा और रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। उसके अलावा राज्य में जो प्रमुख हवाई सेवा है और साथ ही जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का भी अवलोकन करेंगे। ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड जी के रिवीजन महाकुंभ क्लासेस काफ़ी महत्वपूर्ण है यूके जी के कवर करने के लिए। साथ ही स्पेशल जी के फैक्ट क्लासेस जो आ रही हैं आपकी, जीएस की हो गई, उत्तराखंड जी के की हो गई, हिंदी की होगी, उसको भी कंटिन्यू करेंगे। अभी देखिए टेस्ट सीरीज में आपको दिख रहा होगा कि टेस्ट सीरीज कंटिन्यू नहीं आ रही है। टेस्ट सीरीज कंटिन्यू नहीं आने का एक रीज़न है क्योंकि कोई भी एग्जाम डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है आपकी। ठीक है, जैसे आपकी ग्रुप सी की और यूके पीएससी की आगामी परीक्षाओं की एग्जाम डेट कंफर्म हो जाएगी, तो जो हमारा जीएस, उत्तराखंड जी के और सामान्य हिंदी की टेस्ट सीरीज आती है यूट्यूब पर, वो आपको कंटिन्यू मिलेगी। फिर टेस्ट बनाए जा रहे हैं आपके लिए, लगातार टेस्ट बनाने का काम किया जा रहा है और आपको फिर लगातार टेस्ट मिलेंगे आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर। ठीक है, बाकी देखिए उत्तराखंड पीसीएस हो गया, उत्तराखंड पीएससी हो गया, अपर पीसीएस हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, आरओ हो गया। इसके अलावा हमारे ग्रुप सी के जितने भी एग्जाम है, उत्तराखंड पुलिस एसआई है, इसके लिए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें आपके हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे एप्लीकेशन पर, जहां पर आपका हर क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन भी उपलब्ध होगा। यानी कि आपका जीएस का पोर्शन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ्स हो गई एसआई के लिए। ठीक है, इसके अलावा जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं आपके उत्तराखंड पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ के पेपर में। उसके अलावा जितने भी अन्य टॉपिक से संबंधित जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, उन सभी सब्जेक्ट से संबंधित एमसीक्यूज को तैयार किया जा रहा है और जल्दी ये कोर्स लॉन्च होने वाला है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये रहेगी, जितने भी प्रश्न होंगे हर एक प्रश्न का पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, काफ़ी समय से शिकायत है बच्चों की कि सॉल्यूशन नहीं मिलता है टेस्ट सीरीज में कंप्लीट, तो इस बार कंप्लीट सॉल्यूशन भी मिलेगा और बहुत बेहतरीन तरीके से उसमें आपको सभी चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिएगा, जल्दी ही ये टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाले हैं। काफ़ी मेहनत से टेस्ट सीरीज आपके लिए बनाई जा रही है। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक देखेंगे। आज हम देखते हैं उत्तराखंड जी के रिवीजन महाकुंभ में उत्तराखंड में रेलवे और हवाई सेवा। तो सबसे पहले देखिए रेलवे का इतिहास देखेंगे उत्तराखंड राज्य में, कहाँ से रेलवे का इतिहास शुरू होता है। तो उत्तराखंड में रेलवे का इतिहास शुरू होता है 22 दिसंबर 1851 को। ठीक है, 22 दिसंबर 1851 को क्या हुआ भैया, आपका रुड़की से पिरान कलियर के बीच में, रुड़की से पिरान कलियर जो है हमारा, इसके बीच में क्या चला, एक मालवाहक डब्बा चलाया गया। ठीक है, पिरान कलियर जो वहाँ पे आपकी दरगाह भी है, मेला भी लगता है, उर्स मेला यहाँ पे लगता है। तो 22 दिसंबर 1851 को भारत की ये पहली रेल थी, ध्यान रखेंगे, ये भारत की पहली रेल थी, भारत की पहली रेलगाड़ी। ठीक है, हालांकि ये रेलगाड़ी कैसी थी, ये आपकी मालगाड़ी थी, यानी कि पैसेंजर ट्रेन नहीं थी ये। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या था, जब ये आपका रुड़की से पिरान कलियर के बीच में इस रेल के डिब्बे को चलाया गया था, दो डिब्बे थे इसमें। कितने डिब्बे थे, दो डिब्बे इस ट्रेन में थे। और इन दो डिब्बे वाले ट्रेन में आपका उस समय देखिए, अगर मैं बात करूँ 1851 का वर्ष अगर आपको याद आए, तो इस समय देखिए आपका गंग नहर का निर्माण किया जा रहा था। हरिद्वार में जो ऊपरी गंग नहर है ना, इसका निर्माण हो रहा था, जो 1854 में बनके तैयार होती है। प्रॉवी कौटले इसका पूरा कामकाज देख रहा था उसमें। प्रॉवी कौटले को ही ये जिम्मेदारी दी गई थी, जिसको कुछ राइटरों ने आधुनिक भगीरथ भी कहा है। मैंने कई टॉपिकों में आपको बताया है, नाम क्या था इसका, प्रॉवी कौटले। तो प्रॉवी कौटले इंजीनियर था भाई पूरे इस योजना का। तो प्रॉवी कौटले को ज़रूरत पड़ी उस समय, ठीक है, सामान वगैरह। तो गंग नहर के निर्माण के समय जो है, रुड़की से धनौरी तक, एक प्लेस है धनौरी, तो रुड़की से धनौरी तक इस रेल लाइन को बिछाया गया था। और रेल लाइन में 9 माह तक मिट्टी की ढुलाई की गई थी। ठीक है, जो गंग नहर बनाई जाती है उसकी ढुलाई के लिए इसको यूज में लाया गया था। तो ध्यान रखेंगे ये भारत का पहला ट्रायल था, क्योंकि अगर भारत में अगर पहली पैसेंजर ट्रेन की हम बात करते हैं तो ये 1853 में चली थी, आप सभी को पता है, बम्बई से ठाणे के बीच में। ठीक है, बम्बई से ठाणे के बीच में, या ठाणे के बीच में हम कह सकते हैं। तो ये भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन थी, लेकिन इससे पूर्व ही उत्तराखंड की धरती में रेलगाड़ी चल चुकी थी, सफल ट्रायल हुआ था माल ढोने के लिए, हालांकि उसका यूज किया गया, वो पैसेंजर ट्रेन नहीं थी। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जो ये रुड़की वाला जो हमारा पिरान कलियर के बीच में
ये जो रेलगाड़ी या मालगाड़ी के 2 डिब्बे थे ना, इसका इंजन का नाम रखा गया था थॉमसन। इंजन का नाम क्या रखा गया था? थॉमसन। ठीक है, थॉमसन इंजन था। या कह सकते हैं कि जो रेल का इंजन है आज भी वर्तमान समय में आईआईटी रुड़की, जिसका पुराना नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था, तो वहाँ पर आज भी इसको रखा गया, इस इंजन को, डब्बे को। ठीक है, आप देख सकते हैं म्यूजियम में जाके उसको रखा गया है। और इसी डब्बे पे, थॉमसन इंजन पे 2 डब्बे जोड़ के यहाँ पर रुड़की से पिरान कलर के बीच में मिट्टी की ढुलाई की गई थी। क्लियर हो गया? तो यहाँ से रेलवे का इतिहास शुरू हो जाता है उत्तराखंड में। ठीक है, बात करें तो राज्य में जो पैसेंजर ट्रेन का रेल पथ बनाया गया वो कब से बनाया गया? तो राज्य में देखिए, अगर मैं बात करता हूँ, जो पैसेंजर ट्रेन के लिए रेल पथ का निर्माण किया गया, रेल पथ, ठीक है, वो आपका शुरुआत कब से हुई? 1882 से। रेल पथ निर्माण कार्य शुरू हुआ था कब से? 1882 से, 1882 से। ठीक है, और जो ये आपका रेल पथ बनाया गया था, ये वर्तमान यूपी के रामपुर से लेकर कहाँ तक? आपका काठगोदाम, हल्द्वानी, काठगोदाम। तो इसके बीच में निर्माण कार्य किया गया और फाइनली जो है यहाँ पर निर्माण कार्य पूरा हुआ और पहली बार रेल जो है काठगोदाम पहुंची 24 अप्रैल 1884 को। यानी कि काठगोदाम में पहली बार रेल का आवागमन कब हुआ था? ध्यान रखेंगे, 1884 को। ठीक है, और इस रेल का नाम था उसमें तिरहुत अवध तिरहुत। ठीक है, अवध तिरहुत था इस रेलवे का नाम, ध्यान रखेंगे इस रेल का। क्लियर? तो पहली बार देखिए हमारे राज्य में अगर बात करें, जो पैसेंजर ट्रेन का गंतव्य बनाया गया वो कहाँ तक बनाया गया था? काठगोदाम। तो काठगोदाम में पहली बार रेलवे की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं हरिद्वार की तरफ आते हैं। तो 1 जनवरी 1896, ठीक है, तो लक्सर जो जंक्शन है, हरिद्वार का लक्सर जंक्शन है, लक्सर जंक्शन को किससे जोड़ा गया? हरिद्वार की रेलवे लाइन से जोड़ा गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यही बात करें दोस्तों, आपका उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान नजीबाबाद है, जो फैक्ट आयोग पूछता है वही बता रहा हूँ। नजीबाबाद, उत्तर प्रदेश का जो नजीबाबाद है, नजीबाबाद से लेकर कोटद्वार पौड़ी, ठीक है, कोटद्वार पौड़ी तक जो हमारा रेल मार्ग बना था, ये कब बना? 1897 में पूरा हुआ। 1890 से काम शुरू हुआ था नजीबाबाद कोटद्वार रेलवे मार्ग का और 1897 में बनकर ये पूरा हुआ था। ठीक है, ऐसे पूछ लेता है यूपी के मुरादाबाद से, जो हमारा यूएस नगर का काशीपुर है, मुरादाबाद से काशीपुर पहली बार ट्रेन पहुंची थी 1907 में, 1907 में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1912 का जब वर्ष आएगा तो 1912 में टनकपुर जो है, इसको रेलवे लाइन से जोड़ा गया था। टनकपुर, चंपावत का जो टनकपुर है, यहाँ तक रेल पहुँच गई। कब? 1912 में। ऐसे ही 1920 का जब वर्ष आया तो 1920 में हमारा नैनीताल का जो लाल कुआं है, लाल कुआं से आगरा के बीच में एक रेल चली। ठीक है, एक रेलवे पथ बनाया गया लाल कुआं से आगरा के बीच में 1920 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये तो पूरा रेलवे का इतिहास। इसके बाद काम होते रहा और बहुत सी जगहों को रेलवे लाइन से जोड़ा गया। अब बात करते, देखिए वर्तमान में रेलवे पथ जो है उत्तराखंड के कितने जनपदों में है? तो वर्तमान में अभी 6 जनपदों में है। ठीक है, 6 जनपदों में रेलवे पथ है। कौन कौन से हैं देखिए? तो 6 जनपद में अगर हम बात करें तो आपका हरिद्वार हो गया, हरिद्वार के अलावा देहरादून हो गया। ठीक है, देहरादून के बाद हमारा पौड़ी हो गया, पौड़ी के अलावा हमारा उधमसिंह नगर हो गया, नैनीताल हो गया, ठीक है, और हमारा चंपावत हो गया। तो वर्तमान में इतने जनपदों में तो आपका देखिए रेलवे लाइन जाती है या रेल चलती है। हरिद्वार में देखिए लक्सर जंक्शन हो गया, हरिद्वार जंक्शन हो गया, देहरादून जो है उत्तर रेलवे का अंतिम स्टेशन है। ठीक है, उसके अलावा देखिए पौड़ी गढ़वाल में हम देखते हैं तो कोटद्वार एकमात्र रेलवे स्टेशन है यहाँ का, कोटद्वार। अभी आगे बताऊंगा मैं, कोटद्वार है अभी वर्तमान तक। उधमसिंह नगर में काशीपुर हो गया, रुद्रपुर हो गया। ठीक है, इसके अलावा देखिए नैनीताल में हम देखते हैं तो काठगोदाम हो गया और लाल कुआं हो गया। चंपावत में हम देखते हैं तो टनकपुर हो गया आपका। ठीक है, टनकपुर। टनकपुर के अलावा देखिए रेलवे आप देखते हैं बहुत सी जगह से गुजर के जाती है, जैसे कि खटीमा हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी आपको रेलवे पथ दिखेगा। लेकिन ध्यान रखेंगे दोस्तों, अभी राज्य में एक बहुत बड़ी रेल लाइन निर्माणाधीन है, जो कि आपका ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है। अगर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन जब बन जाएगी तो उसके बाद राज्य के कितने जनपदों में और एक्स्ट्रा कितने जनपद हो जाएंगे जहाँ पर रेल लाइन जाएगी? तो देखिए देहरादून ऋषिकेश से तो शुरू होगी रेलवे लाइन, उसके बाद रेलवे लाइन पहुंचेगी देवप्रयाग, यानी कि टिहरी गढ़वाल में रेलवे पथ चले जाएगा। ठीक है, टिहरी के बाद हमारा देवप्रयाग के बाद रेलवे लाइन कहाँ जाएगी? आपका श्रीनगर। लेकिन श्रीनगर पौड़ी में आता है तो पौड़ी पहले से ही रेलवे पथ से जुड़ा हुआ है,
तो एक नया जनपद जुड़ेगा इसमें, टिहरी। टिहरी के बाद इसमें जुड़ेगा आगे रुद्रप्रयाग, ठीक है। रुद्रप्रयाग में पहली बार रेल जाएगी। और इसके बाद लास्ट हमारा स्टेशन जो है कर्णप्रयाग यानी कि चमोली। यानी कि अब हमारे उत्तराखंड राज्य में जैसे ही ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग पूरा होगा तो राज्य के 9 जनपदों में रेल पथ का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। कितने जनपदों में? 9 जनपदों में। 6 पहले से थे, 3 नए जुड़ जाएंगे, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली। और चमोली का कर्णप्रयाग में ये अंतिम स्टेशन होगा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग का। अभी मैं इस पर आगे बात करूंगा, ठीक है। अब आपको याद रखना है, पुरानी किताबों में केवल 6 जनपद दिए गए हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है जैसे ही उद्घाटन होगा इस योजना का, फिर 9 जनपद हो जाएंगे जहाँ पे रेल पथ हमारा होगा, ठीक है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कुछ फैक्टों की। जैसे कि रेलवे फैक्ट की मैं बात करता हूँ, जो रेल पथ है वर्तमान में। तो वर्तमान में देखिए सर्वाधिक रेल ट्रैक किस जनपद का है? सर्वाधिक अभी रेल का जो ट्रैक है यानी कि लंबाई है वो हरिद्वार में है, ठीक है। हरिद्वार जनपद में सर्वाधिक रेलवे ट्रैक फैला हुआ है। इसके अलावा सबसे कम रेलवे ट्रैक कहाँ पे है? ठीक है, रेल ट्रैक न्यूनतम, तो न्यूनतम हमारा अभी तक कहाँ पे है? पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है, कोटद्वार वाला पौड़ी में। क्लियर? और ऐसे हम बात करें दोस्तों, हमारा देखिए देहरादून जो रेलवे स्टेशन है इसकी स्थापना 1900 में हुई थी। 1900 में स्थापित था। कौन सा? देहरादून का रेलवे स्टेशन, ठीक है। ये उत्तर रेलवे का, देहरादून वाला जो आता है नॉर्दर्न रेलवे में आता है, ये ध्यान रखना है। देहरादून वाला जो रेलवे स्टेशन है, या आप कह सकते हैं कि जो गढ़वाल वाले जो रेलवे स्टेशन हैं वो हमारे नॉर्दर्न रेलवे में आते हैं, ठीक है, उत्तर रेलवे में। जबकि जो हमारे कुमाऊं क्षेत्र के, जो हमारे कुमाऊं क्षेत्र में रेलवे स्टेशन है वो सभी हमारे किस में आते हैं? बरेली का जो हमारा उत्तर पूर्वी रेलवे या पूर्वोत्तर रेलवे है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पूर्वोत्तर रेलवे का अंतिम स्टेशन उत्तराखंड राज्य में है काठगोदाम। इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को, काफी ध्यान रखेंगे। काठगोदाम जो है ये पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है, पूर्वोत्तर रेलवे, ठीक है। डिवीजन कहाँ की है इसकी? बरेली। मंडल जो है मतलब इज्जत नगर मंडल बरेली। जबकि पूर्वोत्तर रेलवे जो है गोरखपुर वाला रेलवे वाला आ जाता है हिस्सा। नॉर्दर्न रेलवे में आपका केवल देहरादून का जो है स्टेशन जो है अंतिम है। हालांकि गढ़वाल के अन्य स्टेशन भी आते हैं उसमें, हरिद्वार वाले जितने भी स्टेशन हैं वो उत्तर रेलवे के अंतर्गत ही हैं, ठीक है। गढ़वाल में पौड़ी वाला, कोटद्वार वाला हो गया, उसके अलावा लक्सर हो गया, हरिद्वार हो गया, और देहरादून हो गया, रायवाला हो गया, ये सभी हमारे नॉर्दर्न रेलवे में आते हैं। और पूर्वोत्तर रेलवे के अंदर बरेली के बाद के जो हैं, बरेली के बाद आप देख लो कौन आता है। बरेली के बाद जैसे रुद्रपुर हो गया, रुद्रपुर के बाद हम बात करें आपका काशीपुर वाला हो गया, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करते हैं लाल कुआं, काठगोदाम, टनकपुर, खटीमा, ये सभी हमारे किस में आ जाते हैं? पूर्वोत्तर रेलवे में, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए अब हम देखेंगे, देखिए हाँ, देहरादून रेलवे स्टेशन जो कि 1900 में स्थापित हुआ, ये उत्तर रेलवे का अंतिम रेलवे स्टेशन है। इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक फैक्ट यही है, देहरादून रेलवे स्टेशन को ना सन 2000 में, वर्ष 2000 में क्या हुआ, देहरादून रेलवे स्टेशन को आपका ISO का दर्जा दिया गया, ठीक है। 2000 में मतलब जब 100 साल इसने पूरे किए मॉडल स्टेशन के रूप में, तो इसको माफ़ कीजिएगा 2003 में ISO का दर्जा दिया गया, ठीक है, एक स्टैंडर्ड मानक है, तो इसका दर्जा दिया गया इस रेलवे स्टेशन को, ठीक है। और ISO का दर्जा पाने वाला देहरादून रेलवे स्टेशन पहला रेलवे स्टेशन है उत्तराखंड राज्य का, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं, देखिए ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके संबंधित सभी फैक्ट आपको पता होने चाहिए। इसका भी कुछ इतिहास है। देखिए आप सभी को पता है 1914 से लेकर 1919 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान उत्तराखंड के कुछ वीर इसमें गए थे, जिनमें एक नाम था हमारा कौन? दरबान सिंह नेगी। दरबान सिंह नेगी इसलिए बोल रहा हूँ महत्वपूर्ण नाम है क्योंकि दरबान सिंह नेगी जी को उस समय का प्रतिष्ठित सर्वोच्च सैनिक सम्मान विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हुआ था। जैसे आज परमवीर चक्र है ना, वैसे उसमें विक्टोरिया क्रॉस होता था। तो उस समय जो राजा था, ब्रिटेन का जो राजा था उसमें जॉर्ज पंचम, उसने दरबान सिंह नेगी को सम्मानित करते समय जब परमवीर चक्र मिल रहा होगा नेगी जी को, पूछा भाई नेगी जी आपकी क्या इच्छा है, अपनी इच्छा बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आपने हमारे लिए इतना किया है। तो नेगी जी ने बोला कि भैया देखिए, हमारे अगर कर्णप्रयाग तक अगर एक रेल मार्ग आ जाए, कर्णप्रयाग तक, आप ध्यान रखेंगे 1900 में देहरादून में रेल आ चुकी है, ठीक है। तो दरबान सिंह नेगी जी ने मांग रख दी कि कर्णप्रयाग तक अगर रेलवे लाइन आ जाएगी तो भैया मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ, बोला गया कि सबसे पहले देखिए 1919 के आसपास क्या हुआ, सर्वेक्षण किया गया। कुछ किताबों में 1924 भी आपको मिलेगा, ठीक है, कोई भी वर्ष आए ध्यान रखना है। 1919 या 1924 में अंग्रेजों के द्वारा पहली बार ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का सर्वे किया गया था। पहली बार क्या हुआ, सर्वे हुआ।
अब नेगी जी ने मांग की थी तो सर्वे तो होना ही था। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों कई बार सर्वे हुए, उसके बाद देश आज़ाद हो गया, फिर हमारा उत्तर प्रदेश में हम रहे, ठीक है, और उसके बाद हमारा पृथक उत्तराखंड राज्य भी बन गया। लेकिन ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग का सपना पूरा नहीं हो पाया। बट फाइनली 2014 में एनडीए की गवर्नमेंट आई, और एनडीए की गवर्नमेंट आने के बाद पहली बार ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन को सीरियसली लिया गया। और फाइनली 24 नवंबर 2016, बहुत महत्वपूर्ण डेट है, 24 नवंबर 2016 को तत्कालीन जो रेल मंत्री थे, ये भी याद होना चाहिए आपको कौन था उसमें रेल मंत्री, नाम था सुरेश प्रभु। तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने, ठीक है, शिलान्यास कर दिया इसका, ठीक है, शिलान्यास। तो शिलान्यास कर दिया यानी कि फाउंडेशन डाल दी, भैया शुरू हो गया अब रेल लाइन, क्लियर हो गया। और ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेल लाइन है, इसकी जो लेंथ है 125 किलोमीटर, 125 किलोमीटर ये लंबी बनेगी जब बन जाएगी, अभी ध्यान रखेंगे। और इस रेल लाइन में टोटल कितने होंगे, 13 स्टेशन बनेंगे इसमें, ठीक है, 13 स्टेशन इसमें बनेंगे। और इसमें अगर ध्यान से अगर बहुत बारीक फैक्ट भी पूछता है तो कुछ बारीक फैक्ट की अगर मैं बात करूं, तो इसमें देखिए आपका 35 पुल बनेंगे टोटल इस योजना में, 35 पुल होंगे इसमें, प्लस 17 इसमें क्या होंगे, टनल होंगे, सुरंगें, ठीक है, 17 सुरंगें होंगी इसमें, यानी कि 35 इसमें ब्रिज होंगे, 17 इसमें क्या होंगी, टनल्स होंगी। और इसके अलावा इसका प्रारंभिक बजट कितना था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेल मार्ग है, इसका प्रारंभिक बजट कितना बजट आवंटित किया गया था 2016 में जब इसका शिलान्यास हुआ, तो उस समय जो इसके लिए बजट आवंटित हुआ था 16,216 करोड़ रुपए, ठीक है। हालांकि बजट बढ़ जाता है बाद में, ये उस समय आरंभिक बजट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ना जब ये आया होगा, उस समय जब ये योजना को उसमें पास किया गया तो कितना बजट इसके लिए दिया गया था, ठीक है। तो 16,216 करोड़ का। देखिए ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन में सबसे लंबी जो सुरंग होगी, इसमें जो सबसे लंबी सुरंग होगी कौन सी होगी, सबसे लंबी जो सुरंग है या टनल है, ये आपका होगी 14.5 किलोमीटर की। देखिए 14.5 किलोमीटर की टनल इस रेलवे लाइन में आप देखेंगे दोस्तों, जब ये बन जाएगी ना, मैक्सिमम जो हमारा हिस्सा तय होगा वो सुरंगों से ही तय होगा, बहुत कम ओपन निकलेगी रेल बाहर। क्योंकि पहाड़ों के अंदर जो जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ आप देखते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ऐसी जो सुरंग वाली रेल लाइन है काफ़ी ज़्यादा है। उन्हीं के एक्सपर्टों ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे योगदान दिया जिसके तहत इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। तो जो 14.5 किलोमीटर लंबी टनल होगी, ये आपका देवप्रयाग से जनासू के बीच में होगी, देवप्रयाग से जनासू के बीच में, ठीक है, देवप्रयाग और जनासू के बीच में देखिए 14.5 किलोमीटर की लंबी सुरंग होगी, ठीक है। और ये डबल ट्यूब की सुरंग होगी, ध्यान रखेंगे, भारत की सबसे लंबी सुरंग बन जाएगी बनने के बाद ये रेलवे की, क्लियर हो गया। तो ये ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग बहुत महत्वपूर्ण है, और आशा करेंगे कि जल्दी ही इसका जो है उद्घाटन हो जाए, मतलब शुरुआत हो जाए ट्रेन चलने की। और मेरी भी बड़ी इच्छा है कि यात्रा करेंगे एक बार इसमें, ठीक है। ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवेंचर होगा, खासकर जो 4 धाम की यात्रा है, क्योंकि कर्णप्रयाग तक कोई भी यात्री पहुंचेगा, रुद्रप्रयाग तक पहुंचेगा, तो रुद्रप्रयाग से केदारनाथ और कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ की जो यात्रा है काफ़ी सुगम हो जाएगी, इतना ट्रैवल बच जाएगा, ठीक है। और कुछ नए रोजगार के माध्यम भी खुलेंगे, जैसे टैक्सी सर्विसों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा फिर, क्योंकि काफ़ी लोग अपनी गाड़ी से जाते हैं तो वो कम होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन को फ़ायदा इससे मिलेगा। उसके अलावा होटल इंडस्ट्री को इसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। हालांकि कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, लेकिन टनल वाली जो योजना है दोस्तों, ये फिर भी थोड़ा कम डैमेज करती है अगर हम देखें जिस हिसाब से रोड कटिंग होती है, अन्य चीज़ें होती हैं, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत अच्छे से चल रहा है, काफ़ी लंबे समय से वहाँ पे जो रेलवे टनल्स हैं वो सर्वाइव भी कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं भारत की एक प्रमुख ट्रेन वंदे भारत, ठीक है। वंदे भारत भी उत्तराखंड में आई, वंदे भारत को भी लॉन्च किया गया था, ठीक है, जो हमारा चेयर कार वाली वंदे भारत है। हालांकि अभी हाल में ही भारत में आपको पता है जो हमारा स्लीपर वंदे भारत है उसको भी उद्घाटन किया गया, ठीक है। अभी स्लीपर नहीं आई, केवल वंदे भारत जो चेयर कार है जिसमें केवल चेयर्स होती हैं वो आपका शुरू की गई। वंदे भारत जो है उत्तराखंड की पहली, इसका उद्घाटन हुआ था 25 मई 2023 को, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। और देहरादून से दिल्ली के बीच ये चली थी, देहरादून से दिल्ली के बीच पहली वंदे भारत ट्रेन, ठीक है। और नियमित तौर पे 25 मई से, यानी कि 4 दिन बाद 29 मई से ये नियमित चली थी। 25 मई को तो उद्घाटन हुआ था, फिर 2-3 दिन ब्रेक हुआ, 29 मई 2023 से नियमित देहरादून और दिल्ली के बीच में ये वंदे भारत ट्रेन चलती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए मार्च 2024 से देहरादून और लखनऊ के बीच भी, देहरादून और
लखनऊ के बीच भी वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई। ठीक है, तो वर्तमान समय में ये 2 वंदे भारत ट्रेन चलती हैं उत्तराखंड राज्य से, तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अब देखेंगे उत्तराखंड राज्य में हवाई सेवा और प्रमुख हवाई अड्डे या पट्टियाँ। वैसे हवाई अड्डा एक ही है, मानेंगे हम, बता दो, वो है हमारा जौलीग्रांट हवाई अड्डा जो नियमित चलता है। उसके बाद दूसरा हम मान सकते हैं फूलबाग पंतनगर वाला हवाई अड्डा। बाकी जितने भी राज्य में वो केवल हवाई पट्टी के रूप में ज़्यादा हम संदर्भित करें तो बेहतर होगा। ठीक है, हालांकि पिथौरागढ़ हो गया और अन्य कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर आज हेली सेवाएं भी काफ़ी देखने को मिली है, कंटिन्यू हेली सेवाएं, तो इस पे हम बाद में आएंगे। तो सबसे पहले आ जाता है राज्य का जो सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, जौलीग्रांट, व्यस्त जौलीग्रांट। ठीक है, इसको तो हवाई अड्डा बोलेंगे, जौलीग्रांट हवाई अड्डा। ठीक है, इसका निर्माण हुआ था 1974 में, 1974 में बना था जौलीग्रांट हवाई अड्डा। इसका वर्तमान नाम है अटल बिहारी वाजपेयी दून हवाई अड्डा। अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, दून हवाई अड्डा इसका नाम है ऑफिशियल। ठीक है, और वैसे हम जानते हैं जौलीग्रांट हवाई अड्डे के नाम से, देहरादून में स्थित है। देहरादून से आप आगे जाते हैं तो पहले डोईवाला पड़ता है, फिर आपका भानिया वाला आता है, फिर जौलीग्रांट आता है। ठीक है, तो जौलीग्रांट पे हवाई अड्डा है, और जौलीग्रांट हवाई अड्डा जो है यहाँ से मैक्सिमम फ़्लाइट्स हैं। ठीक है, और डोमेस्टिक फ़्लाइट है मैक्सिमम, देखा जाए तो सभी डोमेस्टिक ही फ़्लाइट हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए आपका इसके बाद जो हमारा दूसरा महत्वपूर्ण है वो है हमारा फूलबाग हवाई अड्डा। फूलबाग हवाई अड्डा ये आपका पंतनगर में स्थित है। इसका भी अभी विस्तारीकरण किया जा रहा है। पंतनगर में स्थित है फूलबाग हवाई अड्डा, ध्यान रखेंगे, पंतनगर फूलबाग। ठीक है, और इसके अलावा देखिए हमारा अगला हवाई अड्डा है नैनी सैनी हवाई अड्डा। नैनी सैनी हवाई पट्टी या हवाई अड्डा। नैनी सैनी जो हवाई अड्डा है ये पिथौरागढ़ में है। ठीक है, पिथौरागढ़, और ये कब बना था? नैनी सैनी हवाई अड्डा बना था आपका 1991 में। ठीक है, इसके बाद जो अगला है देखिए हमारा गोचर हवाई अड्डा। गोचर, ठीक है, गोचर आपका कहाँ पड़ता है? चमोली में। तो हवाई पट्टी है गोचर में भी, काफ़ी अच्छी प्लेन एरिया है गोचर, आपने अगर देखा होगा तो। ठीक है, ऐसे हमारा उत्तरकाशी में चिन्याली सोंग, चिन्याली सोंग, ठीक है, चिन्याली सोंग उत्तरकाशी में भी एक हवाई अड्डा है, हवाई पट्टी है, माफ़ कीजिएगा, हवाई अड्डा निकल जाता है। हवाई अड्डा एक्चुअली उसको कहा जाता है दोस्तों जहाँ पर हैंगर बना होता है। जैसे हम गाड़ी पार्क करते हैं ना, तो गाड़ी पार्क करने के स्थान को गैराज कहा जाता है। ठीक है, या पार्किंग स्पेस जो भी है। और ऐसे ही जहाँ पर हमारे एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर पार्क किए जाते हैं उस प्लेस को हैंगर कहा जाता है। ठीक है, अब जहाँ पर हैंगर होता है नियमित, और काफ़ी बड़ा हैंगर होता है, और साथ ही नियमित उड़ानें जहाँ से चलती हैं, तो उसको हम हवाई अड्डा बोलेंगे। वैसे बाकी ये हवाई पट्टी में काउंट होंगे। ठीक है, चिन्याली सोंग हवाई अड्डा जो है उत्तरकाशी वाला, इसका अन्य नाम है माँ गंगा हवाई पट्टी। ठीक है, इसको माँ गंगा हवाई पट्टी भी कहा जाता है, माँ गंगा हवाई पट्टी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर, चलिए इसके अलावा देखिए हमारा बाजपुर में भी एक हवाई पट्टी है, बाजपुर उधमसिंह नगर में। ठीक है, बाजपुर उधमसिंह नगर में भी एक हवाई अड्डा है, हवाई पट्टी बनाई जा रही है। और हेलीकॉप्टर से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है, तो राज्य में देखिए आपका पूछता है सबसे पहले केदारनाथ के लिए जो हेली सेवा शुरू हुई थी, केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए। तो केदारनाथ के लिए सबसे पहले अगस्त्य मुनि से केदारनाथ के लिए हेली सेवा या हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हुई थी 16 मई 2003 को। 16 मई 2003 को ये शुरू हुई थी। और किस कंपनी ने शुरू किया था इसको? पवन हंस कंपनी ने। ठीक है, पवन हंस कंपनी का नाम था जिसने हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए ऐसे देखिए सबसे पहले देखिए बायोफ्यूल से उड़ने वाला, बायोफ्यूल वाला एक ट्रायल हुआ था ना, ध्यान होगा आपको, तो नहीं है तो मैं बता देता हूँ, नए बच्चों को तो पता नहीं होगा। बायोफ्यूल यानी कि जैव ईंधन, जैव ईंधन जो बनाया गया था, जैव ईंधन से फ्लाइट जो चली थी सबसे पहले, भारत का जैव ईंधन से उड़ने वाला पहला विमान सन 2018 में देहरादून से दिल्ली के बीच में उड़ा है। ठीक है, देहरादून से ट्रायल के तौर पे दिल्ली, जौलीग्रांट से दिल्ली एयरपोर्ट तक गया है। ठीक है, इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो वहाँ तक गया। ये बायोफ्यूल से चला था, पहली बार इसका ट्रायल किया गया था, जैव ईंधन से उड़ने वाला पहला विमान था। ठीक है, ऐसे देखिए राज्य में एक पहला हेलीकॉप्टर सम्मेलन भी आयोजित किया गया था, हेलीकॉप्टर सम्मेलन। ठीक है, राज्य में जो पहला हेलीकॉप्टर सम्मेलन आयोजित हुआ था ये 7 सितंबर 2019 को हुआ था। ठीक है, पहला हेलीकॉप्टर सम्मेलन राज्य का कहाँ पे हुआ था? आपका सहस्त्रधारा हेलीपैड है जो, सहस्त्रधारा हेलीपैड
आपने देखा होगा, यहाँ से भी काफ़ी सर्विसेज मिलती हैं। सहस्त्रधारा हेलीपैड देहरादून, ठीक है। यहाँ से पहली बार यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर सम्मेलन भी आयोजित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा बहुत से अन्य फैक्ट भी हैं, जैसे पवन हंस के अलावा कौन कौन सी हेली सेवाएं हैं जो आपकी सर्विस देती हैं। राज्य में वर्तमान में बात करें, देखिए जो हेलीकॉप्टर चलते हैं प्रमुख, वो पवन हंस कंपनी का है। ऐसी केदारनाथ यात्रा में आर्यन एविएशन, ठीक है, आर्यन एविएशन एक कंपनी है, ये भी आपका सर्विस देती है। इसके अतिरिक्त एक है ट्रांस भारत एविएशन, ट्रांस भारत एविएशन, ठीक है। और एक हमारा और भी है, एक दो कंपनियां और हैं, जैसे कि हिमालयन हेली भी है एक कंपनी, हिमालयन हेली, ठीक है। तो आजकल देखिए बहुत सी जगह पर हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी उपलब्ध हैं, जैसे आप देखेंगे सीमांत देहरादून से आपका हल्द्वानी तक हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है। हल्द्वानी से आप देखेंगे पिथौरागढ़ जनपद के लिए, इसके अलावा पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा, ठीक है, उसके अलावा मुंशियारी। तो बहुत सी जगहों की कनेक्टिविटी जहाँ पर वायुयान के माध्यम से संभव नहीं है, वहाँ पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से इसको पॉसिबल किया जा रहा है, ठीक है। तो आने वाले समय में और अच्छा यहाँ पर जो है हमारा वायु मार्ग जो है और ज़्यादा मजबूत होगा, और काफ़ी अगर कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो जैसे कुछ इमरजेंसीज होती हैं और कुछ रेस्क्यूज़ होते हैं, वहाँ पे आपका काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। काफ़ी मैं सोचता हूँ कि अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और ज़्यादा इसमें देखिए पढ़ने लायक कुछ है नहीं, मेन मेन जो फैक्ट होते हैं जो एग्ज़ाम में बन सकते हैं वही यहाँ पे कवर करा दी मैंने। जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में, और हमेशा की तरह बोलूँगा यार, अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, कम से कम एक पेड़ तो लगाएं भाई, ठीक है। बाकी देखिए टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पे है, यूके ट्रिपल एससी के लिए अगर आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो एप्लीकेशन पे है। 50 फुल लेंथ एवरग्रीन टेस्ट करके कोर्स है, उसको लीजिए, बाइलिंगुअल है, जिसमें आपके आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर टेस्ट सीरीज है। उसके अलावा 21 सब्जेक्ट वाइज उसमें टेस्ट हैं, और साथ ही उसमें आपके हर मंथ के उत्तराखंड एंड नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के टेस्ट भी हैं। और बाकी मैं बता चुका, नई टेस्ट सीरीज जल्दी लॉन्च होने वाली है 2026 के लिए, ठीक है। न्यू टेस्ट सीरीज 2026 के लिए सभी एग्जाम के लिए, उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम हैं, उत्तराखंड अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस प्री, अपर पीसीएस प्री, आरओ, ठीक है, प्री और मेंस। इसके अलावा आपका जितने भी यूके ट्रिपल एस के एग्जाम है जहाँ पर जीएस पूछी जाती है, हिंदी पूछी जाती है, उत्तराखंड पूछा जाता है, ठीक है, सभी एग्जाम के लिए, जैसे उत्तराखंड एसआई के लिए मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई, सब आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए जाएंगे, वो भी विद सॉल्यूशन। हर टेस्ट में आपका डिटेल्ड सॉल्यूशन रहेगा। ये कोर्स जल्दी लॉन्च होने वाला है, वेट कीजिएगा इसका, बहुत मेहनत इस पर की जा रही है। और दूसरा जो आपका देखिए अभी यूके ट्रिपल एस की री एग्ज़ाम की डेट आएगी, तो री एग्ज़ाम के लिए भी एक और टेस्ट सीरीज आपकी लॉन्च होगी। 50 वाली फुल लेंथ तो आपने लगानी है। री एग्ज़ाम के लिए 20 और नए टेस्ट आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं, ठीक है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज काफ़ी क्लोज रखी जाए आयोग के पैटर्न पर। ये तो है ही 50 वाली भी, लेकिन इसको और क्लोज जैसा कि आयोग बना सकता है पेपर अभी, क्योंकि जब जब री एग्ज़ाम हुआ है आयोग ने हिला डाला है, ठीक है। एक आपने मूवी का एक मीम देखा होगा, क्यों हिला डाला ना, तो ऐसा आयोग भी करता है जब री एग्ज़ाम करवाता है। तो इसी हिसाब से आपको प्रिपेयर भी करना होगा, ठीक है। आप वेट कीजिएगा और बने रहिएगा आपके अपने चैनल के साथ। जय हिंद, जय देवभूमि।